हेलो व्यूअर्स एंड एकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, 1 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में एक न्यूज आया और इस न्यूज में यह बताया गया कि इंडिया के जो कंपनीज हैं और उनके जो अर्निंग्स हैं दे हैव बीटन ऑल द एस्टिमेट्स। मतलब जितनी भी इंस्टीट्यूशंस थी जिन्होंने इस तरीके के एस्टिमेट्स दिए थे दैट हाउ मच अर्निंग our big Indian companies are going to make in the first quarter of FY27, all that estimates have proven to be wrong because the corporate earning have indeed shown a very, very excellent result, which clearly shows that West Asia war की वजह से इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर आज जरूर सवाल उठाए हैं, but it clearly shows that we have been able to successfully manage this crisis. अब ऑब्वियसली ये क्राइसिस जो है उसको शायद भारत ने मैनेज कर लिया है अच्छे से। ऑब्वियसली अच्छे से मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आया है, बट by large extent, to a large extent, we have been able to manage it. Obviously, I'm making an assumption कि war शायद आगे समय escalate ना करे, because you know if you have saved some money, कुछ crisis आता है तो आप उस crisis को अपने savings से झेल लेते हो, आप अपने savings को manage करते हो। But when the crisis really escalates और आपकी saving जो है वो deplete होकर खत्म हो जाती है, then the real crisis come। तो obviously ये जो data अभी देखने को मिला है जहां पे भारत के कंपनीज की जो अर्निंग है उसमें एक काफी रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिला है इन द Q1 of FY27, which clearly shows that our companies have been resilient, which means our economy has been resilient। but इस न्यूज़पेपर में ये कहा गया है that this is a time to cheer but with a caution is because अगर मिडिल ईस्ट वॉर जो अभी चल ही रहा है if it further escalates to 1 or 2 months more, then these companies जो अपने सेविंग्स, अपने इन्वेंट्री या किसी तरीके से प्राइस कट को मैनेज करके अपने रेवेन्यू और अपने प्रॉफिट को जनरेट कर पाए, ये ऑप्शन इनके पास आने वाले समय में नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल यहां पर आया है जिसमें इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के बिग कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उनके बारे में इन चीजों को यहां पे बात किया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है कि जो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा आया है विच इज अप्रैल टू जून, जो इस फाइनेंशियल ईयर 2026-27 वाला फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर है ये बहुत ही अच्छे से शुरू हुआ है। डिस्पाइट ये वही क्वार्टर है जिसमें मिडिल ईस्ट वॉर भी स्टार्ट हुआ था। 28 फरवरी के बाद ही अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में ये पूरा वॉर स्टार्ट हुआ है। तो जो अप्रैल जून का डेटा आया है इसमें लगभग मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जो भी कंपनीज हैं, बड़े कंपनीज, छोटे कंपनीज, उन कंपनीज में लगभग डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ देखने को मिला है ऑन एन एवरेज बेसिस। ऑब्वियसली कुछ कंपनीज शायद ट्रिपल डिजिट पे ग्रो किए होंगे, कुछ कंपनीज डबल डिजिट पे ग्रो किए होंगे, कुछ कंपनीज में भी सिंगल डिजिट पे ग्रो किए होंगे। बट अगर आप इंडिया के जितने भी कंपनीज हैं उनका एवरेज निकालो तो डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ देखने को मिला है। ये तब देखने को मिला है जब पूरे विश्व के जितने भी बड़े बड़े संस्थाएं थे, इंस्टीट्यूशंस थी, फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो कंपनीज हैं उनका एवरेज जो रेवेन्यू या एवरेज प्रॉफिट जो ग्रो करेगा दैट विल बी एट द मैक्सिमम इन अ सिंगल डिजिट अर्निंग। बट डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ करके इंडिया की कंपनीज ने उन सारे एस्टिमेट्स को गलत साबित किया। इसलिए आप देख सकते हैं कि डिस्पाइट हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस, डिस्पाइट ऑल द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस व्हिच इज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट, इंडियन कंपनीज हैव गिवन अ डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ। ये डेटा बहुत ज्यादा सिमिलर है जो डेटा एक दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में आया था, जहां पे इंडिया की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है आईआईपी, वो भी 23 महीने के बाद 7.3% पे ग्रो करके रिकॉर्ड ब्रेक की, विच अगेन क्लियरली रिप्रेजेंट्स कि ये जो पिछला क्वार्टर बीता है ये क्वार्टर भारत के लिए रियली इट वाज इंडीड अ गुड। और इसी की वजह से अब एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी जो है वो जो एक स्केप्टिसिज्म से गुजर रही थी वो कहीं ना कहीं थोड़े से कम होंगे। ये जो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस देखने को मिला है ये केवल कोई लार्ज कैप बड़े कंपनीज में देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट आप
और हैरान हो जाएंगे कि जो बड़े कंपनीज हैं लाइक रिलायंस, अदानी, इनमें तो ऑन एन एवरेज डबल डिजिट का अर्निंग ग्रोथ दिखा है, लेकिन जो मिड और स्मॉल कंपनीज हैं उनमें तो डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ से भी ज्यादा है एवरेज ग्रोथ। मतलब इन दोनों में मिड कैप और स्मॉल कैप्स का जो अर्निंग ग्रोथ है दैट हैज प्रूवन टू बी हायर देन हाउ आवर लार्ज कैप्स हैव परफॉर्म। दैट क्लियरली शोज दैट ग्रोथ जो है वो इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए कि जो दलाल स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशंस था, उन एक्सपेक्टेशंस को हमने पूरी तरीके से गलत किया है। जो निफ्टी 50 जो इंडिया के 50 कंपनीज हैं, उन 50 कंपनीज का इस समय लगभग उन 50 कंपनीज में से 25 कंपनी का डेटा जो है उनके अर्निंग का वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। उन 25 कंपनीज का जो पूरा बैलेंस शीट है उसको स्टडी किया कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने, और उसने एक रिपोर्ट निकाला कि जो इंडिया की ये 25 बड़ी कंपनी है उनका जो आप एवरेज नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो लगभग 11.2% से Q1 FY27 में बढ़ा है, विच इज 3.5% higher than what Kotak Institutional Equities expected it to be. So 3.5% का above the expectation, that is something which no one can really predict. अब quarterly earnings जो हैं आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये quarterly earnings अगर ज्यादा है which means कंपनी की सेल ज्यादा है, कंपनी की सेल ज्यादा है मतलब कंपनी की प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है, एंड व्हेन प्रोडक्शन इज हायर ऑब्वियसली इनकम विल बी हायर, इनकम higher मतलब obviously GDP, because GDP is nothing but a measure of national income only. So अगर कंपनीज की इनकम बढ़ी है तो देश का जो GDP है वो भी ज्यादा होगा। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि कुछ कंपनीज लाइक डेलॉइट जो इन वर्ल्ड की एक वन ऑफ द बिग कंपनीज है, उन्होंने इंडिया की जो फोरकास्ट है FY27 इसको अब प्रोजेक्शन अप कर दिया टू 6.8%। आपको पता है कि इंडिया के ग्रोथ के प्रोजेक्शन को 6.6% पे कट डाउन कर दिया गया था, कुछ इंस्टीट्यूशन ने तो 6.4% बताया था, लेकिन अब जैसे जिस तरीके से ये डेवलपमेंट आया है तो डेलॉइट, वर्ल्ड बैंक, उन सभी ने भारत के ग्रोथ प्रोजेक्शंस को वापस से अप किया है। अब ये डेटा तो 19 जुलाई का है और जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है वो भी जुलाई महीने का है, लेकिन अब जिस तरीके से IIP का डेटा आया है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट प्रॉफिट का Q1 का अर्निंग का रिजल्ट आया है, दैट क्लियरली शोज कि ये जो 6.8% का ग्रोथ रेट है वो शायद वापस से इस प्रोजेक्शन को रिवाइज करके 7% के ऊपर बताया जाए, तो ये पॉसिबल अब होते हुए दिख रहा है। लेकिन अगेन ये पूरी चीज उस चीज पे एजम्पशन है कि क्या मिडिल ईस्ट की वॉर अब और चलेगी, कब तक चलेगी, एक और कितना लीथल होगा, एल नीनो का इंपैक्ट भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर क्या पड़ेगा, AI का इंपैक्ट आने वाले समय में इंडिया के IT सेक्टर के ऊपर क्या पड़ेगा, ये सब कैविएट्स हैं। लेकिन इफ वी डोंट थिंक अबाउट ऑल दैट एंड वी अज्यूम कि ये चीज जैसा है वैसा ही चल रहा होगा, देन ऑब्वियसली 7% से ज्यादा ग्रो करना दैट इज समथिंग विच नाउ लुक्स पॉसिबल। तो जैसे मैंने पहले भी कहा फ्रेंड्स, ये बहुत सरप्राइजिंग है बिकॉज ऑब्वियसली सबसे बड़ी संकट इस समय मिडिल ईस्ट में है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैव कम टू बी डिस्टरप्टेड, और जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स हैं उनका प्राइस भी बढ़ गया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। बट डिस्पाइट दिस इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंपनी के प्रॉफिट में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिखा है, दैट इज व्हाट इज सरप्राइजिंग। आप देख सकते हैं कि जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने इंडिया की कंपनीज के अर्निंग ग्रोथ प्रोजेक्शन को काफी कम किया था। इनफैक्ट अगर मैं गोल्डमैन सैक्स की बात करूं तो उसने कहा था कि जो अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है निफ्टी 50 कंपनीज का वो मैक्सिमम 8% देखने को मिलेगा 2026 में, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 12% का ग्रोथ प्रोजेक्शन देखने को मिला है। साथ ही साथ HSBC, जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली, उन सभी ने मिडिल ईस्ट वॉर स्टार्ट होने के बाद इंडिया की जितनी भी कंपनीज हैं उनके अर्निंग ग्रोथ प्रोजेक्शंस को कट डाउन किया था, और उसके लिए बहुत सारे उन्होंने रीजंस दिए थे, सच एज स्लोअर अर्निंग ग्रोथ होगा बिकॉज ऑफ एलिवेटेड वैल्यूएशंस, कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन कम होगा, फॉरेन आउटफ्लो होगा, और मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से जो पूरी तरीके से रिस्क भारत की इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, कंसिडरिंग कि हमारी 90% डिपेंडेंसी एनर्जी में बाहर पे है। तो इन सभी कंपनीज ने इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, खासकर जो अर्निंग ग्रोथ प्रोजेक्शंस है उसको कट डाउन किया था। बट नाउ जो
डेटा आया है इससे ऑब्वियसली इनको वापस से अब अपने डेटा को रिवाइज करना पड़ेगा। अब भारत के ये जो कंपनीज उन्होंने कैसे इस पूरे क्राइसिस को मैनेज किया, तो कोटक के रिपोर्ट में दो चीजों के बारे में बात किया गया है कि ये जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने इन्वेंट्री को बहुत स्मार्टली यूज किया है। ये कंपनी जो है मिडिल ईस्ट वॉर स्टार्ट होने के पहले एक बहुत बड़े इन्वेंट्री को होल्ड कर रहे थे। उस इन्वेंट्री को उन्होंने काफी सस्ते प्राइस में एक समय पे खरीदा था। उसी इन्वेंट्री को उन्होंने यूज करके इंश्योर किया कि इनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा तेज रेट से ना बढ़े। और साथ ही साथ इन कंपनीज ने क्या किया, अपने सेल्स को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करने के लिए, ऑल्दो इनके लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ा लेकिन इन्होंने आउटपुट कॉस्ट को नहीं बढ़ाया। और अगर आउटपुट प्राइस को, इनपुट कॉस्ट इनके लिए बढ़ा बिकॉज ऑफ ऑल दैट रीजन, बट दे हैव नॉट इंक्रीज द आउटपुट प्राइस। एंड इवन इफ सम कंपनीज हैव इंक्रीज द आउटपुट प्राइस, वो इतने अच्छे से ग्रेजुअली किया रादर देन मेकिंग एन एब्रप्ट इंक्रीज, जिसकी वजह से कोई प्राइस शॉक कंज्यूमर्स के लिए देखने को नहीं मिला। एंड दैट्स वाई उनका जो सेल्स का मोमेंटम है दैट वाज आल्सो देयर। सो कैलिब्रेटेड प्राइसिंग मेजर इज व्हाट मेड दीज कंपनीज फाइट दिस काइंड ऑफ बिग क्राइसिस। लेकिन इस रिपोर्ट पे ये भी कहा गया है कि देखिए सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, अभी चीजें चल रही हैं, लेकिन हमें अभी भी काफी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अभी भी हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए बिकॉज यस देयर आर सम चैलेंजेस। और सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी हमारे इंडिया के मार्केट में देखने को मिल रहा है वैल्यूएशन पैराडॉक्स। वैल्यूएशन पैराडॉक्स क्या है कि देखिए, एक तरफ अगर आप बात करें सेंसेक्स या निफ्टी, अगर मैं इन कंपनीज की बात करूं, निफ्टी में जो 50 कंपनीज हैं, सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं, अगर मैं इंडिसेस में कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं या मार्केट वैल्यूएशन की बात करूं, तो इसमें एक बहुत बड़ा करेक्शन है। आपको पता होगा पिछले कुछ साल से लगातार ये क्रिटिसिज्म रहा है कि इंडिया की कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। इंडिया की जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। आपको पता है कोविड के बाद एक बहुत मैसिव जंप इंडिया की इक्विटी मार्केट में देखने को मिला था, जिसकी वजह से कंपनीज की वैल्यूएशंस रिकॉर्ड पीक पर पहुंच चुकी थी। और उसके बाद ऑब्वियसली करेक्शन आना था। और 2025 और 26 की अगर मैं बात करूं, तो जो बड़े कंपनीज हैं, जो निफ्टी के 50 कंपनीज हैं, जो सेंसेक्स की 30 कंपनीज हैं, खासकर जो बैंकिंग और आईटी सर्विसेज कंपनी है जिनके वैल्यूएशंस बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़े थे, इनके वैल्यूएशंस में पुल बैक देखने को मिला, जो मतलब कोर्स करेक्शन कहते हैं। ऑब्वियसली जब भी कोई चीज बहुत बढ़ जाती है तो उसमें करेक्शन आता है, वो चाहे गोल्ड प्राइसेस हो, वो चाहे रियल एस्टेट प्राइसेस हो। तो एक तरफ इंडिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, जो सेंसेक्स 30 कंपनीज हैं, जो निफ्टी 50 कंपनीज हैं, उनके वैल्यूएशंस जो बहुत बढ़ गए थे उनमें करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन अभी भी इंडिया में अगर मैं इन इंडिसेस की कंपनीज को छोड़ दूं और बाकी कंपनीज की बात करूं, तो उनके वैल्यूएशंस अभी भी काफी ज्यादा हैं। और इसकी वजह से अभी भी आप देख रहे हो फॉरेन आउटफ्लो की समस्या है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो इसी को वैल्यूएशन पैराडॉक्स कहा गया है, दैट एक तरफ इंडिया की बहुत सारे कंपनीज जो खासकर सेंसेक्स में है, जो निफ्टी की 50 कंपनीज हैं, उन बड़े कंपनीज के वैल्यूएशंस में करेक्शन देखने को मिला है। सो पीपल आर सेइंग कि इंडिया की स्टॉक मार्केट में जो वैल्यूएशन था उसमें करेक्शन आया है। बट कोटक की रिपोर्ट में ये कहना है दैट सी वैल्यूएशन में करेक्शन आया है, ये हम इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज कुछ बड़े कंपनीज में वैल्यूएशन करेक्शन आया है, बट इफ यू कंसिडर ऑल अदर कंपनीज, उनके वैल्यूएशन अभी भी एक हाई प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से डोंट एक्सपेक्ट कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का वापस से इंडिया के स्टॉक मार्केट में इनफ्लो आएगा। दूसरा जो हमें सावधानी से चलना चाहिए कि जो अर्निंग ग्रोथ आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। कुछ कंपनीज में ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिला है, सच एज बैंक्स में बहुत अच्छा देखने को मिला है। जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कैपिटल गुड्स में है, डिफेंस में है, इन कुछ कंपनीज में ये पूरा जो एक्स्ट्रा अर्निंग है, जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है, वो देखने को मिला है। बट इफ यू कंसिडर कंजम्पशन बेस्ड इंटरेस्ट, जो एफएमसीजी इंडस्ट्री है, साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री, सोप बनाने वाली इंडस्ट्री, जो एफएमसीजी इंडस्ट्री है, उनके परफॉर्मेंस अभी भी काफी चिंता के विषय बन रहे हैं, जो ऑब्वियसली क्लियर बताता है कि इंडिया में कंजम्पशन में एक प्रॉब्लम आ रहा है। कंजम्पशन में प्रॉब्लम आना कि आम आदमी जो है वो कंज्यूम नहीं कर रहा है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो उसकी जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही हो, या उसको ये इनसिक्योरिटी है कि उसकी कल को जॉब जा सकती है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव कर रहा है, ना कि वो खर्च कर रहा है। तो यहां पे सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए कि कंजम्पशन गुड्स और कंजम्पशन इंडस्ट्रीज में भी कैसे मोमेंटम को लाया जा सके।
ओके, लेट्स ट्राई टू कंक्लूड। तो यस, ये एक्सपर्ट्स का ये कहना है दैट यस वी मस्ट बी अभी भी वॉचफुल। ठीक है, आईआईपी का डेटा अच्छा है, अर्निंग ग्रोथ अच्छा है, बट यस ये ब्रॉड बेस्ड अभी भी नहीं है, ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। और अभी भी वेस्ट एशिया वॉर, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी भी उतना तेज रेट से मोमेंटम नहीं आया है। एल नीनो जैसे क्लाइमेटिक इवेंट्स अभी भी काफी ज्यादा भारत के ऊपर और हमारी इकोनॉमी के ऊपर हेडविंड्स बनकर बैठे हुए हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट वन थिंग फॉर श्योर इज दैट दीज डेटा एट प्रेजेंट शोज quite a good picture about the state of India's economy. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।